जब बात करते हैं हम किसी भी क्रांति की या रेजिस्टेंस की, उसमें अहम भूमिका होती है आर्ट, कल्चर, पोइट्री, कार्टून्स। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट लिटरेरी कल्चरल आइकन्स डॉक्टर शाहिदुल आलम से, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, कार्टूनिस्ट, अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स। 2018 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इन्होंने जिस तरह का संघर्ष झेला है और जिस तरीके से इन्हें जेल भेजा गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को दिए हुए इंटरव्यू के बाद में शेख हसीना पर इन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे। 107 दिन सलाखों के पीछे बिताया था डॉक्टर आलम ने। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Good to be with you. Yeah. अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि हम इस खूबसूरत आपके गैलरी में हैं, ड्रिक गैलरी में। यहाँ मेरे पीछे मैं एक अभी भी कार्टून देख रही हूँ, स्टेप डाउन हसीना, शेख हसीना के कार्टून को। आर्ट को जब हम यूज़ करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी क्या अहमियत होती है? हाउ डज़ इट चेंज द मूड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि इसमें हमने देखा है प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, मिलेनियल्स हैं। हाउ डज़ इट गेट यूज्ड एज अ टूल देन? Art is very powerful in terms of how it reaches into parts that others cannot reach. I mean, factual information gives you data. It doesn't move you. And I think at a situation like this, that is very, very important. The fact that there was so much emotion involved, there was so much passion. And if you think of the resistance that's taking place, really what the students had wanted was dignity. And it was dignity that was denied. Of course, there was this pent-up anger for so much, for so long. What these cartoons have been able to do is, in a way, crystallize all of that into visual, tangible forms. And I mean, you did mention Hindi is not my language, so I can't speak in Hindi, but ये तो बोल सकते इतना आदमी आया ये एग्जीबिशन में, हम लोग तो ये खड़ा होने की जगह नहीं था. And it's been absolutely fabulous. But we must remember, a lot of people have died for us to be able to get here. We've been protesting throughout. DRIC is one of the organizations that's continued to be vocal throughout this time, but people were scared to come. Now that dam has burst, it's incredible. सब अगर थोड़ा वॉक करते हुए ताकि ये भी आए। देखिए, ये ना एक जो कार्टून है, मैं आपको बताऊं, इसमें बंगाली में लिखा हुआ है तू ही राजा कौर। और ये भी एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था इस प्रोटेस्ट का, जब शेख हसीना ने बच्चों को कहा कि आप रज़ाकार हैं, जो कोलैबोरेटर्स थे, ट्रेटर्स थे 1971 के युद्ध के, जिन पर आरोप लगता है कि आपने देशद्रोह किया, पाकिस्तान मिलिट्री का साथ दिया। एक ऐसी पीढ़ी को रज़ाकार बुलाना जिस पीढ़ी का जन्म कई दशकों बाद होता है, और उस पीढ़ी ने कहा कि हम रज़ाकार हैं। सो ये क्योंकि देयर वाज एन इमेज दैट वाज बीइंग पेंटेड कि ये तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं हैं, ये तो बैक्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये तो बैक्ड बाय पाकिस्तान है, चाइना है, बीएनपी है, जमात है। हाउ आर यू रिएक्टिंग इन सारे एक्यूजेशंस? Well, that is the propaganda that Army League has used throughout. They have no credibility. They were not elected leaders. They were not representatives of the people in any way. But this was the trope that they fed. And sadly, this is also the version that a large part of Indian media has taken on board and continues to propagate today. This was a people's movement, very much a people's movement. And in fact, once they were called Razakars, their demand was not even change of government, but that she should apologize. And she did not. I mean, her hubris didn't allow her to do that. So it was very much, initially it began as a movement for quota, but then it became a fight for dignity and a fight for freedom. आपको लगता है कि आज जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, अभी हालांकि अब डॉक्टर यूनुस हैं, इंटरिम सरकार बनाई हैं, इज देयर स्टिल अ पॉलिटिकल वैक्यूम जो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अवामी लीग के बाद आप फिर एक बीएनपी रूल में चले जाएंगे? वो टू पार्टी सिस्टम को आप कैसे तोड़ेंगे? हाउ डू यू एक्चुअली मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसीज? It will not be easy. Of course, Army League has left, but it is still there at all levels. The political corruption of state institutions is very, very deep. So that will not be solved overnight. And it is true that we don't, outside of the BNP, have another major party as such. And parties don't grow overnight. The fact that politics has not been allowed to develop is part of the problem. But the level of goodwill there is tremendous. And I think the students are now considering
forming another party. The difficult thing now is to manage this transition. It's a fragile situation. India's playing a terrible role in trying to destabilize this country while that's happening. But alongside that, we need to remember that it is uncharted territory. This is not space any of one of us has negotiated in the past. And there is so much anger. I think the challenge for this government will be to contain that anger and ensure that it does not become revenge or vigilante or anything of that sort. बदले की राजनीति ना हो। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया कि इंडिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया के अगेंस्ट जो गुस्सा है, ये गुस्सा हसीना की वजह से है, किसकी वजह से है? क्योंकि इंडिया का तो यही कहना है कि भाई अब शेख हसीना आपकी चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, पहले टर्म में तो चुनकर ही आई थी, बाद के इलेक्शंस में सवाल लगे थे। सो ऑब्वियसली वी हैड टू डील विद द प्राइम मिनिस्टर। बैक चैनल कम्युनिकेशंस कुछ ओपन थे ऑपोजिशन के साथ में। हाउ डू यू लुक एट दैट आर्गुमेंट्स? India has to deal with its neighboring countries. I have no problem with that. And if Hasina is in power, then it has to deal with Hasina. But the fact that it actually actively, and in terms of Bangladeshi perception, and there is enough evidence to justify that, the fact that it actually propped up this illegal regime for a long time. And pretty much all of the bilateral relationships between these two countries have gone towards India and against the interests of the Bangladeshi public is hugely problematic. I think India and Bangladesh is likewise. I mean, India is our biggest neighbor. There's no reason whatsoever for us to be non-friendly. But the relationship should be between the people of Bangladesh and the people of India. And that can be facilitated through the governments. If the government decides that it will support a puppet regime going against the interest of the Bangladeshi public, it's making serious long-term problems. तो डॉक्टर आलम क्लियरली कह रहे हैं कि ये पपेट रिजीम को सपोर्ट कर रही है इंडिया, ये वो रिजीम नहीं है जो पॉपुलर सपोर्ट एक्चुअली ग्राउंड पर एंजॉय करती है। सर, यू मेंशन इंडियन मीडिया, यू नो, टू लास्ट क्वेश्चंस। देयर इज़ ऑफ कोर्स अ पोस्टर कार्टून हियर जो प्रोपेगेंडा की बात करता है कि ये जमात बीएनपी है, स्वाधीनता विरोधी है, ये स्वाधीनता के खिलाफ हैं। बांग्लादेशी मीडिया के खिलाफ जिस तरह की अटैक्स भी हुए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद में, 71 टीवी को जला दिया गया, देयर इज अनदर टीवी जिसे कहा गया कि आप अलाइन थे विद शेख हसीना। क्या मीडिया पर कोई भी हमला इस तरीके से क्या सही है? और मीडिया की इस वक्त सबसे बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट जो है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बांग्लादेश में, वो क्या है? There shouldn't be any attacks. There shouldn't be any vigilante action on anyone. There are people who've been hugely problematic in terms of how they've dealt with this situation, and there needs to be a rigorous, thorough and just response, which is not just for media but also for the people who played along with that. These are issues we need to handle. Part of the problem is we do not yet have a fully functioning bureaucracy. Not everything else is in place. A lot of the police have fled because of fear of retribution, understandably. But it is the job of this new government now to contain that and ensure that we return to a credible process, credible judiciary process. विश्वसनीय जुडिशरी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देखिए, ये जो बॉटल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, इस पे मुग्धो लिखा हुआ है। वो युवा जो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में लोगों को पानी पिला रहे थे, ये कहते हुए पानी लागबे पानी पानी, बांग्लादेश हम यहाँ पर जौल को बोलते हैं, बंगाली में हम जौल बोलते हैं और पानी का इस्तेमाल होता है। तो ये एक नारा बन गया अपने आप में इस क्रांति के दौरान। आखिरी सवाल सर, बांग्लादेश में आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है आज नेतृत्व के लिए। बहुत सारी वॉइसेस आ रही थी कि डॉक्टर शाहिदुल आलम शुड ऑल्सो लीड। आपको लगता है कि अगर स्टूडेंट्स की कोई पार्टी फॉर्म होती हैं या यू कैन गिव देम एन इंडिविजुअल sort of alternate? I'm a journalist. My job is on the streets to continue to ask questions. I think if I were within any sort of political structure, I would lose that opportunity. And what I like very much is the fact that the students themselves have taken that on as their role. They have two representatives in the interim government, but the bulk of the student body, and we're very close to them, have actually said, we are going to be your watchdogs, and that's what's needed. और यहाँ की जो वॉच डॉग्स हैं, प्रेस हैं या इंडिया की प्रेस, सब कॉन्टिनेंट की प्रेस, मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे वापस से रिडीम कर सकती हैं? आर यू स्टिल एंग्री विद शेख हसीना आपके साथ जो हुआ था उसे लेकर?
What Sheikh Hasina did to me is not so significant. What it's done to Bangladesh is what is important. And anger is not the right response. I think what we need to work on is rebuilding this nation. It has huge possibilities. We also want to rebuild our relationships with India. But then for that to happen, India too needs to respond appropriately. ठीक है, अभी जो है सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन इस दौरान जिस तरह के जो इंटेलेक्चुअल वॉइसेस हैं और ये खासियत रही है, आप वेस्ट बंगाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें या बांग्लादेश में अगर हम बात करें, जब कल्चरल आइकन्स, इंटेलेक्चुअल्स, जब उनका मूड बदलता है, जब वो एक वेव बदलता है, तो काफ़ी दफ़ा जो प्रोटेस्ट्स हैं या क्रांति हैं या रेवोल्यूशन हैं, उनके स्वरूप भी बदलने लगते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ढाका के इस ड्रिक गैलरी को अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप ज़रूर आकर यहाँ पर देखें कि किस तरीके से आर्ट का इस्तेमाल हो रहा है देश की राजनीतिक स्वरूप को दिशा देने के लिए। ढाका में मैं स्मिता शर्मा। Television, through podcasts, through social media platforms. So there is a difference. One has to see through that. What you get to see is the mainstream television media, which is doing a certain bidding, setting off a narrative, which is very unfortunate, and that's why people like